हाँ बच्चों, अब हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, रिटायरमेंट एक तरह से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से जस्ट रिवर्स है। पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उल्टी है। उसमें नया पार्टनर आता है, इसमें एक पुराना पार्टनर जाता है। ठीक है ना? तो एक तरह से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नए पार्टनर ने जो जो फर्म को देना होता है, रिटायरमेंट के टाइम पर पार्टनर ने वो सब लेना होता है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो नाम सेम है, पर कैलकुलेशन एक तरह से उल्टी हो जाती है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इस चैप्टर में अब हमारे को गेनिंग रेशो निकालनी सीखनी हो। गेनिंग रेशो मतलब, क्योंकि एबीसी 3 पार्टनर से सी चला गया तो ए बी ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका इंक्रीज हो जाएगा। तो किस रेशो में वो गेन कर रहे हैं? नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके जाने पर गुडविल की ट्रीटमेंट क्यों और कैसे करते हैं। नंबर 3, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, जब भी पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंज होगा, रेशो चेंज होगी, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या चेंज इन बिजनेस होगा, तो उस केस में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को एक बार रीवैल्यू करना ही होगा। और लास्ट में अगर रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करके रखना चाहें तो उसको कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है? अब इन सबको कैसे सीखना है, ध्यान से देखो। नंबर 1 है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लो फर्स्ट केस हुआ, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशियो है, 5:3:2 की रेशियो है। और मान लो सी रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो ए बी की, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ बोला सी रिटायर हो गया, तो ए बी की न्यू रेशियो विल बी 5:3। बस सी को हटा दो, ए बी का न्यू रेशियो। मान लो बी रिटायर हो गया तो 5:2, और अगर मान लो ए रिटायर हो गया तो 3:2। बस, कुछ कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती इसमें। और गेनिंग रेशियो निकालनी है, तो वैसे गेनिंग रेशियो का बच्चों फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे फर्स्ट केस में बताऊं तो इसका ओल्ड रेशियो ये है 5/10, 3/10, 2/10, और इस केस में 5/8 और 3/8 हो जाएगी। गेनिंग रेशियो निकालनी हो तो न्यू रेशियो ए का है 5/8 और ओल्ड था 5/10, तो 5/8 में से 5/10 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब ये वाला केस होता है कि हमारे को कुछ बताया नहीं हुआ और हमने जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको बस छोड़ दिया, अपने आप न्यू रेशियो आ गई, तो गेनिंग रेशियो भी वही की वही रहेगी जो न्यू रेशियो आई है। बिल्कुल सेम टू सेम, जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लो। जहां पर आपको शॉर्टकट की जरूरत है तो ये शॉर्टकट दे रहा हूं, अगर वहां पर हमें कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके दिखाओ, उसके मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मारना है, एमसीक्यू है या कहीं और यूज करनी है, तो तुम्हारे माइंड में पक्का होना चाहिए, या ऐसा समझो कि तुम कैलकुलेट करो तो क्रॉस चेक करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी गेनिंग रेशियो एग्जैक्ट न्यू रेशियो के बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, राइट? इसी में जब हम सेकंड केस पे चलते हैं, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपरली गिवन होता है, जैसे ए बी सी 5:3:2 की उनकी ओल्ड रेशियो है, और मान लो सी रिटायर हो रहा है और सी का शेयर है 2/10, और ऐसा लिख दिया गया कि हिज शेयर 1/10 बाय ए ने ले लिया, और 1/10 बाय बी ने ले लिया। तो एस न्यू शेयर विल बी, ओल्ड शेयर था इसका बच्चों 5/10 और 3/10, तो 5/10 प्लस 1/10, ए का शेयर ले लिया तो टोटल 6/10 आ गया,
और इसी तरह से बी का न्यू शेयर निकालना है, तो उसका ओल्ड शेयर है 3/10, 1/10 उसने सी से ले लिया, तो 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए और बी की हो जाएगी 6/10 इज टू 4/10। अगेन जैसे मैंने तुम्हें एडमिशन पे सिखाया है, एलसीएम लेकर तुम आप देखोगे तो न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से हमेशा टैली करेगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3:2 की उनकी न्यू रेशियो आ गई। और इसमें गेनिंग रेशियो वही फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। और अगर तुम शॉर्टकट देखना चाहते हो तो ये बच्चों गेनिंग रेशियो है। दिस इज योर गेनिंग रेशियो, 1/10 इज टू 1/10। शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है तो 1:1। ये आपकी गेनिंग रेशियो आ गई, ठीक है ना। अच्छा, इसी में वो एक केस और भी बना सकता है, थोड़ा मैथमेटिकली चेंज कर रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। इसी केस में जैसे दिया हो 5/10, 3/10, 2/10, सी रिटायर हो रहा है और उसका 1/4 ऑफ सीज शेयर ए ले रहा है एंड 3/4 ऑफ सीज शेयर बी ले रहा है। अगर ऐसा देते कोई बात नहीं, तो 1/4 ऑफ सीज शेयर 2/10, that is 2/40, and 3/4 of 2/10, that is 6/40 ए ले रहा है और बाय ए और ये बाय बी, और ये इनकी गेनिंग रेशियो होगी बच्चों। गेनिंग रेशियो इज 2:6, दैट इज 1:3। इसको यहां से भी देख सकते हो, ये पार्ट 1/4 और 3/4 यहां से भी उठा सकते हो। और अब ये वाले शेयर ए में और बी में ऐड कर दो। ए का शेयर ओल्ड है 5/10, उसमें 2/40 ऐड कर दो, और बी का शेयर है 3/10, उसमें 6/40 ऐड कर दो। तो ये कितना आ गया, 22/40 एंड 18/40। सो न्यू रेशियो आ गई 22:18, दैट इज 11:9। इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर, तो किसी भी वे से दिया हो, आपको जस्ट उसको मैथमेटिकली देखना है। यहां पर आकर आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हो गई, और इन सब का मैंने तुम्हारे को गेनिंग रेशियो निकालने का शॉर्टकट बता दिया है, राइट। अब हम चल रहे हैं नंबर 2 पॉइंट पे बच्चों। नंबर 2 पॉइंट पे अब हमें सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। अब ऑब्वियस है, एबीसी ने मिलकर काम किया है, गुडविल सबका एफर्ट का रिजल्ट है। सी रिटायर होना चाहता है तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा ना, उसका भी तो हार्ड वर्क है उसमें। अगेन मैं अपना एग्जांपल रिपीट करता हूँ, एबीसी पार्टनर्स हैं, 5:3 उनकी रेशो है, और सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर है 2/10, एंड गुडविल ऑफ फर्म की हमने कैलकुलेशन की, लेट अस अज्यूम इट कम्स आउट टू 2 लाख रुपीस। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल विल बी 2/10 of 2 lakh, that is equal to 40,000। उसको सी को 40,000 देना है हमने ए और बी ने। तो कैसे देंगे, जिसको पार्टनर को देना है उसको क्रेडिट करना है, अदर्स को डेबिट करना है बच्चों। सो ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। ए को और बी को डेबिट कर दो इन देयर गेनिंग रेशियो, ठीक है, और सी को 40,000 क्रेडिट कर दो। लेट अस अज्यूम उनकी गेनिंग रेशियो 5:3 ही आई, तो 25,000 ए से 15,000। इसमें और कोई ट्रीटमेंट गुडविल का कोई केस नहीं बनता। एडमिशन में जैसे
बहुत सारे केस बन जाते हैं कि नया पार्टनर शेयर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है या फर्म में पे कर रहा है, फर्म में भी वो फुल कैश लाता है, पार्ट कैश लाता है, नील कैश लाता है या एसेट्स लाता है, ठीक है, और एक हिडन गुडविल वाला केस है उसमें। तो ये सारे केसेस वहां पर बनते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सी रिटायर हो रहा है, सी को उसका शेयर देना है, सी का क्रेडिट होगा और अदर पार्टनर्स को हम गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ए और बी से में से भी किसी की गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ जाती है। जैसे मान लो बी की गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी को भी क्रेडिट कर देंगे। ए डेबिट टू बी टू सी हो जाएगा। पर सी तो क्रेडिट होना ही है, अदर पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में डेबिट होने हैं। कोई सेक्रीफाइस कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, पर गेनिंग रेशियो। और बस इसका एक खास बात ध्यान है कि अगर कोई ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है, ओल्ड गुडविल इन ओल्ड बुक्स, तो उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में पहले राइट ऑफ करना है। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, c's कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही थी, और ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। ये तो तब है जब इफ अगर कोई पुरानी गुडविल है, अदरवाइज हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यही होगी। न्यू पार्टनर सॉरी गेन रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल दो, उसको क्रेडिट कर दो, अदर पार्टनर्स को गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दो। ठीक है, और इसमें एक और केस छोटा सा बन जाता है जिसको हम हिडन गुडविल कह देते हैं, है नहीं वो। ऐसे लिखा होगा कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी रिटायर हो रहा है, सी का फाइनल शेयर बन रहा है 1,50,000, लेकिन ए और बी उसको दे रहे हैं 1,70,000। या सी का फाइनल शेयर बन रहा है 2 लाख और ए और बी उसको दे रहे हैं 2,25,000। तो ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, 2 लाख बन रहा था 225 दे रहे हैं, तो ये 25,000 सी का शेयर है। बस ये वाला शेयर कैलकुलेट करने की बजाय वो आपको ये बता देंगे कि हम इतने की बजाय इतना दे रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, वो सी का शेयर है। एंट्री सेम रहेगी, गेनिंग रेशियो उसी हिसाब से होगा। उस केस में सी को हम क्रेडिट कर देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट से। हमें वैसे फर्म की गुडविल ना देकर सी का शेयर दे देंगे, उसको हिडन गुडविल बोल देते है नहीं वो हिडन गुडविल। हिडन तो वो होता है जिसको कैलकुलेट करना पड़े, यहाँ तो क्वेश्चन में ही सब कुछ गिवन है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने इसका लॉजिक तुम्हें बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बता दिया, वहां पे तुम्हें समझ आ गया होगा। यहाँ सिर्फ रिकैप कराता हूं। एसेट्स और लायबिलिटीज की रियल वैल्यूज इस टाइम मार्केट में क्या हैं, वो हमारे लिए इस टाइम ज्यादा कंसिडरेबल है रादर देन बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है। जैसे हमारी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग शो है 1 करोड़ की और मार्केट वैल्यू हो गई उसकी 1,20,00,000, तो उसके अंदर 20 लाख रुपए का गेन छिपा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी हमने शो की हुई है 50 लाख की, बट उसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम चल रही है 45 लाख, तो उसके अंदर 5 लाख रुपए का लॉस है। अगर आज ही हम सेल कर दें तो वो गेन और लॉस हमें नजर आ जाएगा, लेकिन अभी तो हम सेल नहीं कर रहे इसलिए नजर नहीं आ रहा। बट जैसे ही पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो इन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को रियल वैल्यूज पे लाया जाता है, ताकि उसमें होने वाले गेन और लॉस का जो भी शेयर है सारे पार्टनर्स में बंट जाए और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर लेकर चला जाए, और अगर लॉस है तो शेयर देकर जाए। ठीक है ना, लॉस है तो ए भी उसको जाने नहीं देंगे, गेन है तो सी लिए बिना जाएगा नहीं। तो इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे और उस पर होने वाला गेन और लॉस कैलकुलेट करेंगे, और जो भी गेन और लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। खत्म। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो गेनिंग रेशियो में होनी है। बाकी जितने डिस्ट्रीब्यूशन होने हैं, ध्यान रहे मैंने वर्ड यूज किया डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होनी है
वो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिकॉज वो ओल्ड ही, पुराना सामान, पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में होता है। एडमिशन में ए बी पार्टनर्स थे तो ए बी में बटेगा, रिटायरमेंट में ए बी सी में बटेगा। ठीक है ना। तो अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका अकाउंट तुम्हारे को पिछले चैप्टर्स में सिखाया जा चुका है। जस्ट रिकैप है, एसेट्स की वैल्यू में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको गेन क्रेडिट साइड पर, एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो उसको लॉस डेबिट साइड पे, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हैं या प्रोविजंस डिक्रीज हो रहे हैं तो वो गेन है क्रेडिट साइड पर, और इसी तरह से लायबिलिटी या प्रोविजंस अगर बढ़ते हैं तो वो लॉस है डेबिट साइड पर। उसके बाद जब हम इसका टोटल करते हैं और डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर बचती है तो वो हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, और अगर क्रेडिट साइड पर फिगर बचती है तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। जैसा कि मैंने अभी बताया, गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है। गेन है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, और अगर लॉस है तो कैपिटल के डेबिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है ना, बस इतनी सी बात। गेन है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाल देना, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल देना। इसके बाद अगर कोई रिजर्व्स हैं बच्चों, तो रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चले जाएंगे। और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा हुआ है तो उल्टा बच्चों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, लेकिन कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, जनरल एंट्री भी बोल देता हूँ, रिजर्व्स या पी एंड एल डेबिट इस केस की बात बता रहा हूँ, रिजर्व्स या पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी एंट्री उल्टी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में मैंने तुम्हें एडमिशन में भी बताया था, फिर बता देता हूँ, सेम ही चीज है बच्चों, कोई चेंज नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर है तो उसमें से वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम माइनस कर दो, जो बैलेंस बचे अगर वो पॉजिटिव फिगर है तो इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर। ठीक है। और अगर नेगेटिव है बैलेंस तो इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर शो कर दो। सिंपल। ठीक है, बिल्कुल इतना ही सिंपल है। और ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम को न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो कर दो। खत्म, इतनी सी बात। रिजर्व में से क्लेम को माइनस करो, बैलेंस कुछ पॉजिटिव बच रहा है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के कैपिटल के क्रेडिट साइड पे डाल दो, नेगेटिव बैलेंस बचता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे डाल दो। जनरल एंट्री वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बिल्कुल सेम जनरल एंट्री है। ऐसी बच्चों आईएफआर है, अगर आईएफआर में से लेस करते हैं लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। वो बैलेंस
सेम बात है जो मैंने ऊपर लिखी। अगर पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि कैपिटल के क्रेडिट साइड पर डाल दो। और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल दो। लेकिन ये तो फर्स्ट केस है। अगर इफ गेन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको हमेशा ही रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर डालना। ठीक है, ये इससे रिलेटेड बात हो गई। खत्म। 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया बच्चों, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी कंप्लीट हो गया। अब आ गई लास्ट में बात। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सिखा दूं। इसमें स्टेप्स होते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनता है, फिर बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनती है न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट पेपर में ना बनानी आए तो आपने सिर्फ 2 ही स्टेप्स कर। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब समझो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे तो मैंने ऊपर जो भी कुछ आपके लिए लिखा है उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तुम्हारे तैयार हो चुके हैं, बट स्टिल एक बार फिर से और बता देता हूं क्या क्या चीज कौन सी साइड पर जाएगी। सबसे पहले तो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, ओल्ड बैलेंस शीट में दिए होंगे। कोई जनरल रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। कोई पी एंड एल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, लायबिलिटी साइड पे होगा। ठीक है। अच्छा, कोई पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है, डेबिट साइड पर डाल दो। अब रीवैल्यूएशन का गेन है तो उसको क्रेडिट साइड पर डाल दो, और रीवैल्यूएशन का लॉस है तो उसको डेबिट साइड पर डाल दो। ऐसे कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है या आईएफआर है तो वो भी ऐसे बढ़ जाएगा। बस इसके बाद एक ट्रीटमेंट और गुडविल की एंट्री होनी है। एंट्री मैंने क्या लिखवाई, ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, जनरल एंट्री नॉर्मल, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। तो सी को तुमने शेयर देना है, इसमें लिखोगे बाय ए बाय बी, ये यहां पर जाएगा सी में, और टू सीज कैपिटल अकाउंट ए और बी डेबिट हो जाएंगे। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल के नाम से हम सी को क्रेडिट कर देंगे, और सी के नाम से ए और बी को डेबिट कर देंगे। अब यहां पर ए और बी का तो बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा, सी का बैलेंस कैरेट डाउन नहीं आएगा क्योंकि सी रिटायर हो गया। सी का बैलेंस या तो हम कुछ बैंक से पे कर देंगे, और या जो बैलेंस है वो सी के लोन में ट्रांसफर कर देंगे। फिर से बताता हूं, सी रिटायर हो गया, उसको बैलेंस पे करना है, तो हो सकता है हम उसको सारा पैसा आज ही पे कर दें, तो टू बैंक लिखेंगे बच्चों। हो सकता है हम फ्यूचर में पे करें, अभी नहीं दे रहे हैं, तो सारा का सारा टू सी लोन ट्रांसफर कर देंगे। और हो सकता है कुछ अमाउंट आज दे दें और बैलेंस फ्यूचर में दें, तो जो आज दे रहे हैं वो टू बैंक में लिख दो, और जो फ्यूचर में देंगे वो टू सीज लोन में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, जो आज दे रहे हैं टू बैंक, जो फ्यूचर में देंगे वो टू सीज लोन, और ए और बी का बैलेंस नॉर्मल कैरेट। उसके बाद बैलेंस शीट बच्चों, बैलेंस शीट तो सीधी सीधी, एसेट्स में एसेट्स शो करो, लायबिलिटी साइड पर लायबिलिटीज। कैपिटल जो अब तुम शो करोगे ना, कैपिटल्स में अब तुमने ए और बी का बैलेंस शो करना है। सी को जो तुमने पे किया वो बैंक में से माइनस कर दो एसेट साइड पे,
और जो नहीं पे किया वो सीज लोन अलग से शो कर दो। ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, सी का लोन अलग से शो कर दो। जो अमाउंट पे नहीं किया, जो पे कर दिया वो एसेट साइड पर बैंक में से माइनस। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट भी कवर हो गया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनती है। अब एक लास्ट पार्ट रह गया है तुम्हारा 4 नंबर। 4 नंबर कैपिटल एडजस्टमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट के हम 3 पार्ट बना देते हैं और फिर सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट तो एज इट इज रहेगी। जैसे मान लो ए बी सी पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशियो है, सी रिटायर हो गया और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो ए बी का न्यू रेशियो 5:3 आ गया। नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। लेकिन वो अब कहेगा ये जो चेंज आना है यहां चेंज आना है। ये अब बैलेंस कैरी डाउन जो है ना, वो हम नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट माइनस डेबिट शो कर देते हैं। क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाए। कुछ भी अटरम पटरम अमाउंट आ सकता है। लेकिन जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही है तो देखो क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है। सिंपलेस्ट केस में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो दे देगा। जैसे मान लो उसने, मैंने एज्यूम कर रहा हूं 8 लाख रुपए, तो इस 8 लाख को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। न्यू रेशियो है 5:3, तो न्यू कैपिटल्स आ जाएंगे 5 लाख और 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब तुम, अब मैं थोड़ा सा रफ में बना रहा हूं, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाओ तो, और जो जो कुछ हमने लिखने के लिए आपको बोला वो सब कुछ लिखो। ओके, और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल में लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन ये वाला अमाउंट लिख दो, 5 लाख और 3 लाख। ये 5 lakhs और 3 lakhs बिना किसी कैलकुलेशन के, क्रेडिट माइनस डेबिट किए बिना पहले ही 5-3 लाख रुपए लिख लो, क्योंकि उस केस में आपका 5 लाख और 3 लाख आपने कैलकुलेट कर लिया है कि नई फर्म अपना कैपिटल चाहती है 8 लाख रुपए और वो 5:3 के रेशियो में होना चाहिए, तो 5 लाख और 3 लाख, तो ये 5 लाख और 3 लाख पहले ही लिख लो। अब कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगी, या डेबिट में या क्रेडिट में। किसी की भी डेबिट में हो सकती है, किसी की भी क्रेडिट में हो सकती है, दोनों की डेबिट दोनों की क्रेडिट भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर ये कैपिटल एडजस्टमेंट उसने बोला है कि थ्रू करंट अकाउंट करो, जैसे मैं मान लेता हूं ए की डेबिट साइड पे बची, तो हम लिख देंगे टू एज करंट अकाउंट, ये वाली फिगर, और बी की क्रेडिट साइड पे बची तो बाय बीस करंट अकाउंट, ये वाली फिगर। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर बची आपने करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। डेबिट पे बची तो ए के नाम से, वो करंट अकाउंट के नाम से, क्रेडिट पे बची तो करंट अकाउंट के नाम से हमने बैलेंसिंग फिगर, और इन करंट अकाउंट्स को बैलेंस शीट में सीधा सीधा शो कर दो। सीधा सीधा मतलब क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो नीचे गिराओ, एसेट साइड पे आ जाएगा। डेबिट साइड पे बच रहा है तो नीचे गिराओ लाइबिलिटी साइड पे, बिल्कुल एज इट इज, ये जितना भी बैलेंस आया है हमारा। ठीक है, मान लो इसका आ रहा है 20,000 और इसका आ रहा है 15,000, तो ये 20,000 और 15,000 जो भी फिगर है ये हम एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। राइट, अगर मान लो वो कहता है कि थ्रू करंट अकाउंट करो, तो यहां पर करंट अकाउंट, या मैं ऐसा करता हूं, यहां पर टू बैंक
20,000 लिख देंगे और क्रेडिट साइड पर भी बैंक 15,000 लिख देंगे बच्चों। ठीक है ना, ये करंट अकाउंट की बजाय, ये जो करंट अकाउंट है उसकी बजाय बैंक लिख देंगे, यहां पर करंट अकाउंट की बजाय बैंक लिख देंगे। और फिर इस बैंक को, इस वाले बैंक को बैलेंस शीट में, बैंक बैलेंस में इसको ऐड कर देंगे और इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, इस वाले अमाउंट को ऐड कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना देता हूं। ठीक है, इस वाले अमाउंट को ऐड कर देंगे और डेबिट साइड वाले अमाउंट को, क्रेडिट साइड वाले को ऐड कर देंगे और डेबिट साइड वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, राइट है। मैं रिपीट करता हूं, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाओ, सी का बैलेंस तो बैंक या सीज लोन में ट्रांसफर हो चुका होगा, और जो ए और बी का बैलेंस है वो हमने यहां से निकाला और उसको कैरेट डाउन में पुट कर दिया, और अब कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगी। डेबिट पे बच सकती है, क्रेडिट पे बच सकती है, दोनों डेबिट दोनों क्रेडिट में बच सकती है। मैंने जानबूझ के एग्जांपल एक डेबिट एक क्रेडिट कर लिया ताकि आपको बात समझ में आए। अगर थ्रू करंट अकाउंट करना है तो नाम करंट अकाउंट लिख दो और उसको सीधा बैलेंस शीट में गिरा दो। अगर बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो तुम्हारा काम खत्म। और अगर थ्रू बैंक अकाउंट करना है तो उसका नाम बैंक लिख दो, काम खत्म। लेकिन अगर बैलेंस शीट बनानी है तो करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में बिल्कुल सीधा गिरा देते हैं, क्रेडिट साइड वाली फिगर एसेट साइड पे, डेबिट साइड वाली फिगर लायबिलिटी साइड पे। और बैंक वाली फिगर है तो एड लेस हो जाएगी, क्रेडिट वाली फिगर ऐड और डेबिट वाली फिगर लेस हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। अब ये जो अमाउंट है ना, ये वाला, ये हम बदलेंगे, बस और कुछ नहीं बदलने वाले। इसके हमने ये फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट के आपको 3 केसेस बता रहा हूं। इसमें आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्वेश्चन में ही गिवन था, तो आपने उसको न्यू रेशियो में बांटा और जो करना था वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है, सेम चीज चल रही है, बिल्कुल सेम चीज। वो आपको कहेगा कि बस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को न्यू पीएसआर में बांट दो और टोटल अमाउंट नहीं गिवन होगा। तो टोटल कैपिटल द न्यू फर्म कैसे निकालेंगे? ए का कैरेट डाउन रफ में निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना, रफ में निकालेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट। या मैं इसको और सिंपल कर देता हूं, बिल्कुल ये कैलकुलेशन करेंगे, कुछ करना नहीं है इसका। ए का कैरेट डाउन निकालो, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, और बी का बैलेंस कैरेट डाउन निकालो। रफ में निकालना है बच्चों, इसको कैपिटल में नहीं शो करना। और इनको टोटल कर दो। लेट अस अज्यूम इसका टोटल आ गया 4,80,000 और इसका टोटल आ गया 1,20,000, तो टोटल आ गया 6 लाख। ये तुम्हारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, और इसको अब हम 5:3 की रेशो में बांट लेंगे। तो ये 3,75,000 और 2,25,000 आ जाएगा, और इसको बिल्कुल यहां पर हम लोग यहां पर शो कर देंगे। ये 5 लाख और 3 लाख की बजाय नया अमाउंट आ गया ना, ये वाला, हम इसको शो कर देंगे। क्लियर? बस टोटल कैपिटल द न्यू फर्म क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम ए का रफ में कैरेट डाउन और बी का रफ में कैरेट डाउन निकाल के टोटल कर देंगे। ठीक है, सो टोटल कैपिटल का बस तरीका अलग है। और इसी का थर्ड केस ये बना देते हैं कि हम लोगों को टोटल कैपिटल ऐसे दिया होगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। तो ओल्ड फर्म में बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दिया होगा, ए बी और सी का, मान लो इसका 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख रुपए दिया हुआ है, तो टोटल कैपिटल दिया हुआ है फर्म में 7 लाख, इसी को टोटल कैपिटल मानेंगे। और फिर इस टोटल कैपिटल को उठा के अगेन से इस रेशो में रखेंगे और वही सारा का सारा काम हम करेंगे। सो सिर्फ और सिर्फ करना कैसे है, तरीका सेम है,
अमाउंट 3 तरीके से निकाला जाएगा, इसलिए इसको मैं तो सिंगल कैपिटल एडजस्टमेंट मानता हूं, लेकिन कई बार बुक्स में इसको 3 वर्ड लिख दिए जाते हैं, तो आपको मैंने 3 केसेस बना के ही बता दी। ठीक है, ये फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट हुई है। अभी इसके बाद एक सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट बचती है। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैं तुम्हें रिटायरमेंट की सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट कराने लगा हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये रहे। और बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं। और इस साइड पर P&L अकाउंट दिया हुआ है, दिस इज प्रॉफिट। बच्चों लाइबिलिटी साइड पर जो भी दिया हुआ प्रॉफिट होता है। इसके अलावा आशा, दीपा और लता का कैपिटल दिया हुआ है 62,000, 33,000। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि आशा यानी कि फर्स्ट पार्टनर जिसका रेशियो 5/10 था, वो रिटायर हो रही है, और दीपा और लता की न्यू रेशियो दे दी 3:2। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, और उसके बाद रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। फिक्स एसेट्स 57,500 पे ले आओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दो 5%, और एक लायबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 10,000, सेटल्ड एट ₹8,000। और इसके बाद सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, पर इस पे हमें बाद में चलते हैं। पहले मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रीवैल्यूएशन करके दिखा दूं, आशा, दीपा और लता। ठीक है, देखो 5:3:2 ये उनकी ओल्ड रेशियो है, और आशा रिटायर हो गई, तो अब ये 3:2 इनकी न्यू रेशियो है। सिंपल केस है बच्चों, इसका मतलब जो हमारी गेनिंग रेशियो होगी वो भी 3:2 ही होगी। जो पार्टनर चला गया, अगर उसको छोड़कर बाकी पार्टनर्स की रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, तो गेनिंग रेशियो भी वही की वही होती है। मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केसेस में करा दिया बच्चों, फिर भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म है 80,000, और आशा का शेयर है 5/10, तो आशा शेयर ऑफ गुडविल इज 5/10 of 80,000, that is equal to 40,000। अब एंट्री पास कर देंगे, दीपास कैपिटल डेबिट, लतास कैपिटल डेबिट टू आशास कैपिटल। जो पार्टनर रिटायर हो रही है उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल दे देंगे 40,000, और अदर पार्टनर से उनकी गेनिंग रेशियो 3:2 में हम लोग ये चार्ज कर लेंगे बच्चों। ठीक होगी बात। अब यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है नेक्स्ट स्टेप। उसने कहा है फिक्स्ड एसेट्स को 57,500 पे ले आओ, और बैलेंस शीट में एक मिनट देखते हैं बच्चों कितने अमाउंट है, मेरे को ध्यान नहीं है, जस्ट अ मोमेंट। ये है फिक्स एसेट्स 60,000 रुपीज। 60,000 को 57,500 पे लेके आना है, तो 2,500 टू फिक्स्ड एसेट्स लॉस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो कह रहा है 5% बना दो बच्चों डेटर्स पे, डेटर्स 5%, और डेटर्स दिए हुए आपको 1,00,000 रुपए के। ठीक है ना, तो 1,00,000 रुपए का 5% 5,000, और क्रेडिटर्स 10,000 वाले 8,000 में सेटल हुए हैं, तो 2,000 रुपीज आपका वहां बच गया, तो आपका गेन हो गया। ठीक है, वो गेन दिखा दिया मैंने क्रेडिट साइड पे। तो 2 लॉसेस और 1 गेन, और नेट अमाउंट आ गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपको पता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल हुआ 7,500, 7,500 में से 2,000 माइनस किया, बैलेंस बचा 5,500। 5, 3
और 2 की रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब तक पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट के स्टेप पे नहीं पहुंचते तब तक क्वेश्चन सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल। पार्टनर्स की कैपिटल का सबसे पहला स्टेप बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस शीट से उठाएंगे। शायद 40,000, 62,000 और 33,000 है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 40,000, 62,000 और यस 33,000 ही है। ठीक है। इसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस आया बच्चों, लॉस डेबिट साइड पे आता है, और वैसे भी अगर तुम चाहो तो ये क्रॉस एंट्री इस तरह से हो जाती है। ठीक है। 2,750, 1,650 और 1,100। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। दीपा और लता डेबिट हो रहे हैं 24,000 और 16,000 से, और इसमें लिख देंगे टू आशा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आशा को दे रहे हैं, और आशा के क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 24,000 और 16,000 बाय दीपास कैपिटल एंड बाय लतास कैपिटल। कई बच्चे ना यहाँ पर गुडविल लिख के सीधा ही 40,000 पे लिख देते हैं, नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये P&L अकाउंट है 85,000, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ना है। ठीक है ना, और कुछ नहीं। ठीक है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000 है, तो 5, 3 और 2 की रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर क्वेश्चन नॉर्मल होता तो बस यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट था। आशा का बैलेंस आशा के लोन अकाउंट में डाल देते और बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट क्या है, मैं आपको वहां पे ले चलता हूँ। वो कह रहा है कि आशा को जितना भी अमाउंट ड्यू बनता है वो कैश में पे कर दो। देखो क्या कहते हैं, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता इन सच अ वे, आशा को सारा का सारा अमाउंट पे कर दो। अब पे करने के लिए जितना भी बैलेंस है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास बैलेंस शीट में कितना बैंक है, 40,000, और उसका पेमेंट जो है ज्यादा निकल रहा है। कितना ज्यादा निकल रहा है अभी बताते हैं बच्चों। अब है सिर्फ 40,000, उसमें से भी वो कहता है लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक अकाउंट। तो 40,000 में से अगर मैंने 15,000 छोड़ दिया तो मेरे पास तो सिर्फ 25,000 है। इस क्वेश्चन में 25,000 में से क्रेडिटर को भी पेमेंट करना है 8,000 रुपीज बच्चों, तो बचा ही सिर्फ 17,000। कैश कैसे पे कर दूं आशा को, आशा का तो टोटल अमाउंट ज्यादा है। ऐसे केस में हमने कहा कि ये कैश आएगी कहां से, तो उन्होंने कहा कि ये दीपा और लता कंट्रीब्यूट करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है दीपा लता वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना अमाउंट लाएंगे, उन्होंने कहा हमें नहीं पता कितना कितना लाएंगे, बस इस तरह से लाएं दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि कैश लाने के बाद उनका कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले ही बता दिया बच्चों हमने 3:2 है। तो जो भी अमाउंट है वो 3:2 की रेशो में आ जाए। कैपिटल लाने के, कैश लाने के बाद उनका जो भी कैपिटल है 3:2 की रेशो में। ठीक है। अब जरा देखते हैं हम कि हमारे को कितनी कैश की जरूरत है। पहले हम आशा को पे कर देते हैं। अब आशा का हम जरा बैलेंस टोटल करते हैं बच्चों। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 40,000, 40,000 and 42,500, that is 1,22,500, और डेबिट साइड पे 2,750, तो 1,19,750 रुपीज बैलेंस बचा जो हमने उसको पे करना है।
तो टू बैलेंस शीट में बच्चों बैंक अकाउंट है ना, कैश एट बैंक बैंक अकाउंट है, तो हम बैंक का नाम लिखेंगे। अगर बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया होता तो हम कैश का नाम लिखते हैं, और अगर दोनों ही दिए होते हैं तो फिर हमारी मर्जी थी, हम ये एडजस्टमेंट चाहे तो कैश से कर देते, चाहे तो बैंक से कर देते। ठीक है, अब सवाल ये है, ये 1,19,750 आएगा कैसे? अब आपके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, बैंक अकाउंट बना दो। बैंक अकाउंट में हम लोग सारी ट्रांजैक्शन कैश लेने देने की शो करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, इजी है बहुत। बैंक अकाउंट वही 11th क्लास वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक में जहां जहां से पैसा आ रहा है डेबिट करते जाएंगे, जा रहा है तो क्रेडिट करते जाएंगे बच्चों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट से बैलेंस लेते हैं बेटा। बैलेंस शीट में 40,000 दिया हुआ ना, और पहले ही लिख दो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जितना वो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है उसको। उसने बोला ना लीव अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, तो 15,000 रुपए बैलेंस कैरेट डाउन। अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो आपने बैलेंस कैरेट डाउन 0 लिख देना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस शीट से उठाना है, और बैलेंस कैरेट डाउन नीचे जो एडजस्टमेंट में दिया होगा वहां से उठाना है, और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया होगा तो उसको 0 कर देना है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या हो रही है उसको पेमेंट कर। आशास कैपिटल अकाउंट ये 1,19,750 पे कर दो। जनरली इतना ही होगा, बट इस क्वेश्चन में एक क्रेडिटर को भी पेमेंट हो रही है 8,000 रुपीज की। क्रेडिटर 10,000 रुपीज का सेटल एट 8,000 है ना, तो उसको भी पेमेंट हो। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल, ये दिस इज 1,42,750 आ गया, और डेबिट साइड पे है 40,000, तो 1,02,750 बैलेंसिंग फिगर बच रही। ये अभी रफ में लिख लो, 1,02,750 ये कैश चाहिए। इसको कॉमन सेंस से समझना चाहते हो ऐसे समझो, 1,19,750 आशा को देना है, 8,000 क्रेडिटर को देना, और 15,000 रुपए हमारे को बचाना है। इसका मतलब वी शुड बी हैविंग 1,42,750, जिसमें 40,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कितना पार्टनर से लाना है? 1,02,750, राइट। एक इसको पकड़ो फिगर। अब वर्किंग नोट में दीपास कैपिटल बिफोर ब्रिंगिंग कैश, कैश लाने से पहले दीपा का कैपिटल रफ में निकाल दो। रफ का मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट। देखो क्रेडिट में है 62,000, 25,500। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूं तुम्हारे लिए। 62,000 प्लस 25,500 माइनस 1,650 और माइनस 24,000। ठीक है, ये आ गया 61,850। इसी तरह से लता का कैपिटल बिफोर ब्रिंगिंग कैश क्रेडिट है 33,000, 17,000 और डेबिट है 16, और 1,100 माइनस कर दो बच्चों, तो ये बच गया हमारा 33,1671, 32,900। बस, अगर कोई कैश ना लाना होता तो इनका कैपिटल था 94,750, बट इनको तो कैश भी लाना पड़ रहा है, और पार्टनर्स कुछ भी कैश लाएगा, किसी भी पर्पस के लिए लाएगा, वो कैश उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सो जो ये कैश लाने वाले हैं, ऐड कैश टू बी ब्रॉट इन 1,02,750, ये वाली फिगर, ये ऐड कर दो बच्चों। बस, बहुत सिंपल, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दिस बिकम्स योर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अभी अभी आपको जो फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट कराई थी ना, उसमें टोटल कैपिटल गिवन होता था, बस इसमें टोटल कैपिटल ही नहीं गिवन था, वो टोटल कैपिटल निकालनी थी। मैं रफ में बताता हूं दोबारा से। दीपा का कैपिटल रफ में निकाल लो क्रेडिट माइनस डेबिट करके, लता का कैपिटल निकाल लो क्रेडिट माइनस डेबिट करके, टोटल कर दो, और ये जो कैश की फिगर है जो चाहिए ये ऐड कर दो बच्चों।
इट बिकम्स टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। और अब इसको जैसे फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट में मैंने बताया था, न्यू PSR 3:2 है, तो न्यू कैपिटल्स निकाल लो। इसको मैंने कैलकुलेशन किया तो दिस इज 79,000 और 1,18,500, ये न्यू कैपिटल है। और इसको 1,18,000 कितना अमाउंट 500 और 79,000 ये वहां से उठाकर बैलेंस कैरी डाउन कर दो। ठीक है, अब टोटलिंग करो। अब टोटलिंग करो और देखो कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। तो जैसे मैंने इसमें टोटल किया तो डेबिट साइड ज्यादा है, 1,44,150, 1,44,150। बैलेंस यहां बैलेंसिंग फिगर बचाओ, 56,750। और ये जो भी बैलेंसिंग फिगर बची बाय बैंक अकाउंट लिख दो, ब्रैकेट में लिखना है बैलेंसिंग फिगर, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। इसी तरह से इसका मैंने टोटल किया, इट बिकम्स 96,100, 96,100, 46,000। ये दोनों बैलेंसिंग फिगर्स आ रही हैं। या मैं इसको और इजी करता हूं, ये दोनों बैलेंसिंग फिगर आ। अब इसको क्रॉस एंट्री कर दो बच्चों, इसको यहां पर क्रॉस एंट्री कर दो। ठीक है, टू दीपास कैपिटल और टू लतास कैपिटल, दिस इज 56,650 और 46,100। इसका टोटल देखोगे तो अपने आप ही इसके साथ जो आपने पहले ही बैलेंसिंग फिगर लिखी हुई थी, इस फिगर के साथ ये टोटल टोटल टैली हो गया। मतलब ये कि ये कैश किसी रेशो में नहीं लाए हैं, बस जो बैलेंसिंग फिगर बच रही थी वो लाए हैं। 56 और 46 लाकर इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि इनके कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ गए हैं और इधर से आशा को, रिटायरिंग पार्टनर को पूरी पेमेंट भी हो गई है। और हमारे पास बैंक में भी 15,000 रुपए बैलेंस बच चुका। ये सारी चीजें उसको चाहिए थी। आशा को पे कर दो, 15,000 बचा लो, नए पार्टनर्स जो बचे दीपा और लता, इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए, तो बस उसके ये स्टेप्स है बच्चों। ओके, हालांकि इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी है, पर फिर भी अगर बैलेंस शीट बनानी पड़े तो बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट एक्चुअल में कुछ भी नहीं होती, सिंपल पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी कर लिया करो और उसमें जो फिगर्स चेंजेस आए हैं वो देखो। सबसे पहले फिगर थी कैश एट बैंक, और बैंक का अब नया बैलेंस हो चुका है 15,000। दूसरी फिगर थी डेटर्स, 1 लाख रुपए, और इस पर आपने प्रोविजन बनाया है 5%, तो ये फिगर रह गई 95,000। इसके अलावा आपके फिक्स्ड एसेट्स 57,500 के हो गए थे। और कुछ बचा था, स्टॉक 80,000 रुपीज है ये वाला। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, तो ये हम दिखा देते हैं, स्टॉक 80,000। बस खत्म। दूसरी साइड पे चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 50, प्रोविडेंट फंड 10। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स बच्चों 50,000 में से 10,000 रुपीज की आप सेटलमेंट कर चुके हो 8,000 में, तो अब आपके क्रेडिटर्स सिर्फ 40,000 रह गए हैं। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपका है 10,000, कोई लोन नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर को भी पेमेंट कर चुके हो, तो सिर्फ दीपा और लता का न्यू कैपिटल 1,18,500 और 79,000 न्यू कैपिटल आ चुके हैं, 1,97,500। बस इतनी सी बैलेंस शीट है। एसेट साइड पे 4 आइटम, लाइबिलिटी साइड पे 3 आइटम, बैलेंस शीट खत्म बच्चों। 2,47,500 और इधर भी 500, 7, 2, 9, 11, 11 और 13,
24 बच्चों। अच्छा, बैलेंस शीट टैली, गॉट इट। इस तरह से ये सेकंड, ये थोड़ी अच्छी कैपिटल एडजस्टमेंट है, इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को बार बार सुनो, इस वीडियो को देखो और आपको माइंड में बैठा और इसकी 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, पक्का हो जाएगा बच्चों। ओके, राइट, ठीक है बच्चों।